नमस्ते। बातचीत के हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत। जैसा आप देख पा रहे हैं अखिल स्वामी सर हमारे साथ मौजूद हैं। इस समय सर इस समय जो चीजें हो रही हैं जिस तरीके से विपक्ष के पास बहुत सारे मुद्दे हैं। केंद्र की अगर हम बात करें, वो लगातार कई सारे मुद्दे ऐसे जिससे सीधे जनता का जनजीवन प्रभावित होता है, आम आदमी जिससे प्रभावित होता है वो उसको उठा रहा है। वहीं दूसरी तरफ फिलहाल सत्ता पक्ष के पास ऐसा कोई मुद्दा नजर नहीं आ रहा जिसकी वजह से या जिस मुद्दे के प्रभाव के चलते वो विपक्ष को जो है वो किसी भी एंगल पे दबा पाए। बतौर एलओपी राहुल गांधी ने जो सवाल खड़े किए थे उन सवालों का जवाब आज भी भाजपा तलाश रही है। लगातार वो उसका काउंटर करने की कोशिश कर रही है सदन के अंदर। जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने 1.5 घंटे का एक लंबा चौड़ा काउंटर करने की कोशिश की, लेकिन वहां से कुछ निकल नहीं पाया। वो मामला और ज्यादा बूम हो गया और ज्यादा उसको लोग जो है वो देखने सुनने और पढ़ने लगे। जो राहुल गांधी का बयान था, भाषण था, वक्तव्य था, भाजपा अब इसके लिए अलग अलग रणनीतियां अपना रही है। चाहे वो कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के ऊपर जमीन गिफ्ट में लेने की बात हो, या फिर एमएलसी चुनाव जो महाराष्ट्र में हो रहे हैं वहां पर क्रॉस वोटिंग का दावा करके, या अयोध्या में जिस तरीके से मामले का खुलासा हुआ जमीन को लेकर के, किस किस तरीके से नेताओं और अधिकारियों ने वहां पर जमीन खरीदी, उसको छुपाने की कोशिश के चलते अब और सारे कई कदम उठाने पड़ रहे हैं। तो इस तरीके के कई ऐसे मामले हैं जो फिलहाल जिसमें सत्ता पक्ष घिरा हुआ दिख रहा है, बीजेपी घिरी हुई दिख रही है, एनडीए घिरा हुआ दिख रहा है। विपक्ष के लिहाज से अगर हम देखें तो आज एक और बड़ी चीज हुई कि आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल साहब को अंतरिम जमानत मिली। हम लोग शुरुआत इसी से करते हैं सर। अरविंद केजरीवाल की जो जमानत है उसको कैसे देखा जाए, क्योंकि जमानत मिलने के बाद भी बाहर तो अभी वो आ नहीं पाएंगे, लेकिन जिस तरीके से ये चीजें हो रही हैं, कोर्ट में एक के बाद एक उनको जमानत मिल रही है और दूसरे मामले में उनको फंसाया जा रहा है या उनको गिरफ्तार कर लिया जा रहा है। अगर हम गिरफ्तार करने की बात करें, जिसे जनता फंसाया जाना कह रही है, तो जनता के ऊपर इसका इम्पैक्ट होगा, क्योंकि अब तो राज्यों के चुनाव शुरू होंगे, उसमें हरियाणा और दिल्ली के भी चुनाव हैं क्रम में। देखिए राम प्रकाश जी, एक मामला जो है केवल अरविंद केजरीवाल का नहीं है, ये एक कड़ी है, पूरी की पूरी कड़ी है। और देश की जनता जितना ज्यादा ये अन्याय करेंगे, जितना ज्यादा बार बार फंसा के जेल के अंदर भेजेंगे, उतना ज्यादा ये सिद्ध हो रहा है और सामान्य जनता को भी सिद्ध हो रहा है कि ये बिल्कुल एक प्रकार से निष्पक्ष सरकार नहीं है। आप देखिए अनिल देशमुख के केस में क्या हुआ। अनिल देशमुख के केस में एक पुलिस कमिश्नर, जो दागी पुलिस कमिश्नर थे, एक्यूज पुलिस कमिश्नर थे, उन्होंने एक मुजबानी आरोप लगा दिया कि 100 करोड़ रुपए ये हर महीने हमसे मांगा करते थे। अनिल देशमुख 15 महीने जेल में रहा है। अनिल देशमुख के पास जब ये सीबीआई की वो गई, नोटिस गई, उन्होंने उसको फाड़ के फेंक दिया। 15 महीने वो जेल के अंदर रहे। शरद पवार से उन्होंने अपनी जो सत्यनिष्ठा थी उसको नहीं डिगाया और वो छूट गया और आज भी एनसीपी शरद पवार के साथ हैं। इसके बाद इन्होंने जो वो हैं, क्या नाम उनका, जो एनसीपी के विधायक थे, मंत्री थे, बहुत नवाब मलिक साहब पे आरोप लगाया कि उन्होंने दाऊद इब्राहिम से उनके संबंध है और दाऊद इब्राहिम के एक जानकार से उन्होंने जमीन खरीदी थी और उनको भी 6 महीने साल भर जेल रख लिया। अब नवाब मलिक छूट के आ गए हैं और अब वो नवाब मलिक अजीत पवार शरद पवार के साथ हैं, अजीत पवार एनसीपी के साथ हैं। इसका मतलब यही जिनपे नवाब मलिक पे आरोप लगाते थे कि ये दाऊद इब्राहिम के साथ इनके संबंध हैं, वो आज एनडीए के समर्थक हैं क्योंकि अजीत पवार के साथ हैं। वैसे ही छगन भुजबल पे कितने आरोप। फिर आपके जो प्रफुल्ल पटेल पे भी इन्होंने आरोप लगाए कि साहब दाऊद इब्राहिम से इनके संबंध है। आज प्रफुल्ल पटेल को राज्यसभा में किसने भेजा है? बीजेपी ने भेजा है। उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्तार अंसारी, जिसका ये सारे दिन प्रपंच करते रहते हैं और हिंदू मुसलमान जिसके माध्यम से करते रहते हैं, उनके बेटे आज एनडीए में हैं क्योंकि वो ओपी राजभर के विधायक हैं और ओपी राजभर जो है वो बीजेपी के सहयोगी हैं। तो इनका असल में कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। संजय राउत को इन्होंने जेल में भेजा। कोर्ट ने हर केस में, इस केस में अरविंद केजरीवाल के मामले में कोर्ट ने क्या टिप्पणी की, संजय राउत के मामले में क्या टिप्पणी की, अनिल देशमुख के मामले में क्या टिप्पणी की, लेकिन इनका ये है, ये इनके इन प्रकार ने लोगों को प्रचार मत करने दो, जनता के बीच में मत जाने दो, लेकिन अगर वो बीजेपी में आ जाएं या इंडिया अलायंस में न जाएं, या जैसे बीएसपी बीजेपी की मदद कर रही है, या जिस प्रकार से बीआरएस के बारे में सुन रहे हैं कि वो बीजेपी में मर्ज होने की सोच रही है,
तो ये सारी की सारी चीजें ये चीज को इंगित करती हैं कि आज के तारीख में गरीब आदमी के लिए, निरीह आदमी के लिए, और जो लोकतंत्र की और संविधान की रक्षा करने के लिए कृतसंकल्प है, उसके लिए कोई रेमेडी नहीं है। उसको अरविंद केजरीवाल की तरह, मनीष सिसोदिया की तरह, संजय सिंह की तरह और बाकी लोगों की तरह जेल में जाना पड़ेगा। और क्योंकि जो लीगल प्रोसेस है वो लंबी होती है, तो इसलिए क्योंकि वो बीजेपी में नहीं गए, क्योंकि उन्होंने इंडिया अलायंस में गए, इसका दंड भुगतना होगा। जी, आज का दिन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में सरकार के लिहाज से, सत्ताधारी दल बीजेपी के लिहाज से बहुत अच्छा नहीं है। एक के बाद एक लगातार चीजें ऐसी आ रही हैं। माफ कीजिएगा, भाजपा लगातार अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बने रहने के तौर पे निशाना साध रही थी, सवाल उठा रही थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भैया वो चुने हुए नेता हैं, वो चाहे तो सरकार में बने रहें। तो ये अरविंद केजरीवाल के लिए सियासी रूप से एक बड़ी जीत है, एक बड़ा फायदेमंद बयान होगा सर सुप्रीम कोर्ट का। देखिए, ये आप लॉजिक समझिए। इसका मतलब ये है कि किसी आदमी को आरोपी बनाइए, आरोपी बना के उसको जेल में भेजिए कि इन्वेस्टिगेशन करना है। इन्वेस्टिगेशन करना है और आरोपी है, अभी प्रूव नहीं हुआ कि वो दोषी है, उसको चीफ मिनिस्टर और मंत्री पद से हटा दीजिए। अरे ये तो षड्यंत्र हो गया। आप बताइए, नीट के मामले में जो मुख्य आरोपी, जिसको सब लोग कह रहे हैं कि ये मुख्य आरोपी है, कल अरेस्ट होता है और 24 घंटे के अंदर उसको बेल मिल जाती है। जिस व्यक्ति ने 24 लाख बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया है, उसको 24 घंटे में बेल मिलती है। और ऐसे केसेस में जिसमें 3 महीने 6 महीने के बाद कोर्ट ये कहती है कि ये बिल्कुल निराधार केस था और इसमें अरेस्ट बनता ही नहीं था, उसमें 6 महीने आदमी जेल के अंदर, तो ये लोकतंत्र कहां का लोकतंत्र है? ये तो एक प्रकार का एक तंत्र है। तो अब वास्तविकता ये है, राहुल गांधी के केस में भी जनरल जस्टिस गवाई ने क्या टिप्पणी की वकील साहब से कि आप बाहर खुद चले जाएंगे या मैं मार्शल बुला के आपको बाहर भेजूं। भाई असली मुद्दा यह है कि आप ये जो लीगल प्रोसेस है, इसके लुबौचा, अब कानून भी बदल दिए, सीआरपीसी और आईपीसी। अब तो भैया डिजिटल एविडेंसेस जो हैं, किसी को पकड़ेंगे, 2 थप्पड़ मारेंगे, उसकी जेब में पिस्टल रखेंगे, उसे अरेस्ट करेंगे और अपना काम कर लेंगे, नहीं तो पैसा मांग लेंगे। तो खुलेआम जो है अब तो लोकतंत्र और संविधान की हत्या होगी। एक और चीज हुई है सर आज बड़ी अहम सुप्रीम कोर्ट के, जब वहां पर जो शंभू बॉर्डर पर लेकर के जिस तरीके का माहौल बना हुआ है, किसान आंदोलन से जो शुरू हुई थी, आज तो फिर उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से साफ कह दिया ये कि नहीं, आप बॉर्डर खोलिए, ट्रैफिक नियंत्रण करना आपका काम है। तो ये किसानों के लिहाज से अगर हम देखें तो इस आदेश का क्या महत्व है, आंदोलन के हिसाब से क्या महत्व है, और आम आदमी के हिसाब से अगर हम देखें, क्योंकि भाई केवल किसान ही नहीं, इस फैसले से आम आदमी प्रभावित हो रहा था, तो उसके हिसाब से कितना इंपॉर्टेंट फैसला है सुप्रीम कोर्ट का ये? नहीं, ये केवल किसानों का मसला नहीं है, ये देश के लोकतंत्र का मसला है। भाई हिंदुस्तान के अंदर 60% लोग किसानी पे निर्भर करते हैं और यही लोग आपको सरकार में बिठाते हैं। ये लोग अगर आके अपनी ग्रीवेंसेस आपको बताना चाहते हैं तो आपको उन्हें रोकने का अधिकार क्या है? आप मुझे रामप्रकाश जी ये बताइए, सड़कों पे कीलें गाड़ने का और बोल्डर्स लाने का अधिकार सरकार को है क्या? सरकारों को खोदने का, उनको तोड़ने का अधिकार उनको है क्या? ये सड़कें कौन बनवाता है? किसके टैक्स से बनती है? हमारे टैक्स से बनती हैं, हमने पैसा दिया है। अगर हम सड़क के अंदर एक छोटा सा गड्ढा कर दें, हमें अंदर कर देंगे उठा के। ये तो ये सरकार को कैसे अधिकार है कि सरकारी संपत्ति को जिसका बनाएगा? अच्छा, फिर वो हरियाणा गवर्नमेंट जाके पंजाब के सीमाओं के अंदर जाके ठोक देगी। तो लोकतंत्र का मतलब क्या हुआ? अगर वो कोई उग्र कार्रवाई करें, अगर कोई हिंसात्मक कार्रवाई करें तो आप दंड दीजिए, आपको अधिकार है, पुलिस को अधिकार है, आप दंड दीजिए। लेकिन जब वो केवल मार्च करना चाहते हैं, अगर वो दिल्ली के अंदर जाना चाहते हैं, 13 महीने आपने तड़पा दिया। अच्छा, कल आप 24 लाख नीट वालों को जो है उन बच्चों पे गोली चलाएंगे, फिर कहेंगे कि साहब ये तो अराजकता फैला रहे थे। अरे आप लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार हैं, आप तानाशाह नहीं है। ये कोई राजा महाराजाओं का, शहंशाहों का जमाना नहीं है, ये लोकतंत्र का जमाना है। हाँ, अगर वो कानून का साथ लें, अगर वो हिंसा लें तो आप दंड दीजिए, वो आपको अधिकार है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने और पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने जो निर्णय लिया है वो लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। सर लेकिन अब इस वक्त अगर ये बॉर्डर खुल गया, हरियाणा में विधानसभा का चुनाव सामने आकर के खड़ा हो गया है। पहले से ही चुनाव जो है भाजपा के लिए बहुत फेवरेबल नहीं माना जा रहा था, जो जिस तरीके की रिपोर्ट्स आ रही थी। इनफैक्ट भाजपा की जो रिपोर्ट्स हैं वो भी ये कह रही हैं कि हरियाणा में आपकी स्थिति बहुत ठीक नहीं है। अब ऐसे में अगर किसानों के लिए रास्ता खोल दिया गया
तो फिर क्या इसका असर चुनाव पे ज्यादा नहीं हो जाएगा भाजपा के लिए? नहीं नहीं, सवाल देखिए, असली मुद्दा है लोकतंत्र, अधिकार। आपके कर्तव्य क्या हैं, क्या आपके अधिकार क्या हैं? अगर मैं लोकसभा का सांसद चुनता हूं तो मुझे अधिकार है कि मैं अपने ग्रीवेंसेस, अब मैं ग्रीवेंसेस सुनाने जाऊं अपने सांसद को, वो मेरी पिटाई कर दें। अरे ये कैसा लोकतंत्र हुआ भाई? मैं अपनी समस्या आपको बताने जा रहा हूं। लोग बता रहे हैं कि सड़कों में पानी भरा हुआ है, सीवर टूट रहा है, पुल टूट रहे हैं, तो हम किसके पास जाएंगे? अपने सांसद के पास शिकायत करने जाएंगे? तो उनको रोकने का क्या अधिकार है? हाँ, इतना जरूर है कि खट्टर साहब ने जिस प्रकार से अपनी निरंकुशता दिखाई थी केंद्र के आदेश पर, और जिससे के लिए उनको पुरस्कृत किया गया और सेंट्रल में उन्हें बड़ा पद दिया गया है, तो वास्तविकता में इसका दंड तो इनको मिलना ही चाहिए, बल्कि दंड तो युवाओं की तरफ से भी मिलना चाहिए, जिनकी हर परीक्षा इन्होंने लीक कर दी है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर दिया है, नौकरियां उनको दे नहीं रहे। तो समाज का कोई, अब वो अंबानी साहब का जरूर है, वो खुश होंगे क्योंकि 12, 13, 14 उनके यहाँ 15, 20 हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे। वहां पे रूट्स को डाइवर्ट कर दिया गया है। वहां पे एनएसजी के जो कमांडो हैं वो 5 स्टार होटल में वो उनका चौकीदार का काम कर रहे हैं। ये हमारे देश के एनएसजी के कमांडो जो हैं वो चौकीदार का काम करेंगे किसी सेठ के यहाँ, और देश के गरीब आदमी को पहुंचने का रास्ता नहीं मिलेगा। वहां पूरा ट्रैफिक जो है डाइवर्ट कर दिया गया है मुंबई के अंदर, क्योंकि एक धन्ना सेठ जो है उसके घर की शादी हो रही है। हमें नहीं शादी, हम उन्हें शुभकामनाएं देते हैं, हम उन्हें आशीर्वाद देते हैं उस बच्चे को, लेकिन देश के गरीब लोगों के साथ एक प्रकार का व्यवहार और देश के धनाढ्य और फिल्दी रिच के साथ एक तरह का, ये देश के लोकतंत्र संविधान के लिए अच्छा संकेत नहीं है। जी, एक मामला इस समय और सर बहुत ज्यादा चर्चा में है, तमाम सवाल इसको लेकर के पूछे जा रहे हैं। अयोध्या में जिस तरीके से जमीन के खरीद फरोख्त का मामला सामने आया है और उसमें किस तरीके से बीजेपी के नेताओं ने जमीन खरीदी अपने नातेदार, रिश्तेदार और परिवारी जनों के नाम पे, किस तरीके से सत्ता में जो आईएएस हैं इस समय, सरकार नौकरशाह जो हैं, उन्होंने अपने परिवारी जनों के नाम पर, रिश्तेदारों के नाम पे जमीनें खरीदी। अब इसको लेकर के भाजपा की काफी किरकिरी हो रही थी। इस समय कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के एक जमीन को लेकर के अब भाजपा ने मुद्दा उठाया है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये तो बहुत पुराना मामला है और इसके संबंध में पहले भी स्पीकर से बात हो चुकी है, पूर्व की सरकार के समय पर ही ये बात हो चुकी है। और दूसरी तरफ सिद्धारमैया साहब खुद ये बात कह रहे हैं कि भाई आप, ये कहीं कोई मामला ही नहीं है, आप हमसे ये जमीन ले लीजिए, जमीन का जो कंपनसेशन है वो हमें दे दीजिए, क्योंकि जमीन की कीमत 8-9 करोड़ रुपए बैठ रही है और जो कंपनसेशन मिल रहा है वो कम से कम 64 करोड़ रुपए मिलेगा, 64-65 करोड़ रुपए बन जा रहा है। तो सिद्धारमैया साहब के लिए तो फायदेमंद है कि आप भाई जमीन ले लीजिए, पैसा हमको दे दीजिए। तो ये जो भाजपा ढकने का प्रयास कर रही थी अयोध्या, क्या इसको माना जाए कि अयोध्या ढकने के लिए इन्होंने मुख्यमंत्री को टारगेट किया, लेकिन अब वो भी सफल होते हुए नहीं दिख रहे हैं उसमें? देखिए आजकल हो क्या रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जहां भी अटैकिंग मोड पे आती है, एग्रेसिव मोड में आती है, वो खुद फंस जाती है। देखिए बिल्कुल यही वास्तविकता है। हेमंत सोरेन को आपने किस आरोप पे अंदर किया? जमीन का मसला था। अच्छा, जमीन का मसला तो आजकल 24 घंटे में प्रूव हो सकता है कोर्ट के सामने कि कोई गड़बड़ी हुई या नहीं हुई। उनको आपने 6 महीने परेशान किया, लेकिन उससे हेमंत सोरेन को फायदा हो गया कि नहीं हो गया? आज के तारीख में हिंदुस्तान का हर आदमी कि भैया आपने 6 महीने एक आदिवासी नेता को, जिसके पिता ने झारखंड बनाने में पूरी अपनी जीवन की पूंजी लगा दी, उसके बेटे को आपने जो है जेल के अंदर 6 महीने तड़पा दिया, और बाद में कोर्ट ने उसको कहा कि साहब इस पे तो कोई केस ही नहीं बनता है। वही प्रकार से आप सिद्धारमैया, इसका मतलब आप केवल चाहते हैं कि अपोजिशन डिफेंस मोड में आ जाए। अरे बिल्कुल सिद्धारमैया साहब की बात, कहने की बात बिल्कुल सही है। भाई मेरी अगर गांव में जमीन है, उसके बदले मुझे मान लीजिए पालिका के अंदर कोई जमीन अलॉट हो रही है, और जो जमीन अलॉट हो रही है उसकी कीमत 8 करोड़ है, और जो जमीन का कंपेंसेशन मुझे मिलना है 65 करोड़ मिलना है, तो भैया 8 करोड़ की जमीन ले लो, 65 करोड़ ले लो, मैं अपने आप ही शहर के अंदर, बेंगलोर के अंदर जमीन खरीद लूंगा। तो ये असल में मुश्किल क्या है कि जब ये ऐसी जगह दांव खेलते हैं, बिना सोचे समझे दांव खेलते हैं। आजकल आईटी सेल के सारे दांव गलत हो रहे हैं, तो वो सारी चीजें ये हो रही हैं, एक्सपोज हो जाते हैं और खुद इन पे आके वो टपक जाती हैं। तो सिद्धारमैया बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो अपने बाकी वहां के नेता जो कर्नाटका के कह रहे हैं, भैया जो सिद्धारमैया का प्रपोजल है उसको स्वीकार कर लीजिए, उनसे ये शहर की जमीन ले लीजिए और उनको कंपेंसेशन दे दीजिए, वो 60 करोड़ से अमीर हो जाएंगे। जी, आपने आईटी सेल का जिक्र कर दिया तो एक सवाल मुझे याद आ गया। अभी जिस तरीके से लोकसभा में भाषण की बात हो रही थी राहुल गांधी के, बतौर एलओपी जो उनका भाषण था उसको 6.5 लाख लोग देख गए, प्रधानमंत्री जी का जो है वो 80,000 के आसपास ही रह गया। इसको भी आईटी सेल के फेल्योर के तौर पर लिया जा रहा था। अब
भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल हैंडल से एक पोस्ट की गई राहुल गांधी को लेकर के, जिसमें उनको फिर से बालक बुद्धि बताते हुए एक वीडियो डाला गया। उधर कांग्रेस ने एक मिशन लॉन्च कर दिया एक तरीके से कि एक के बाद एक प्रधानमंत्री के तमाम वक्तव्य, तमाम भाषण, तमाम कोट्स जो उन्होंने कहीं भी कोट किया उसको लेकर के वो बैल बुद्धि एक ट्रेंड कराना शुरू कर दिया उन्होंने, और नंबर 1 ट्रेंड कर रहा है। अब भाजपा IT सेल एक बार फिर से जो है वहां पर वो मात खाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्या अब वो धार खत्म हो गई है, या अब उनके पास कुछ बचा ही नहीं है जिसकी वजह जो लेकर के वो विपक्ष के ऊपर हमलावर हो पाए, राहुल गांधी पे हमला कर पाए, या विपक्ष के किसी बड़े नेता को टारगेट कर पाए? अब कुछ बचा ही नहीं है उनके पास। आप ये बताइए, झूठ कितने दिन चलेगा? 10 साल चल गया, कितने दिन चलेगा? अब आप ये बताइए राम प्रकाश जी, आप किसी 10वें क्लास के बच्चे, क्या 8 साल के बच्चे से पूछ लीजिए, ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया अलग अलग देश हैं, एक ही देश है? बताइए कितनी भद पिटी मेरे देश की। अब आप ऑस्ट्रिया में जाके कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया में हूं मैं। अब हम जैसे लोगों का, राम प्रकाश जी आपके जैसे लोगों का, जब आप विदेश जाएंगे, आनंद वर्धन सिंह जी विदेश जाएंगे, लोग कहेंगे यार तुम उसी देश से आए हो क्या जिसके प्रधानमंत्री को ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया का अंतर नहीं बताए? अरे हमारी भी भद पिटेगी, हमारी भी लोग बेइज्जती करेंगे। अरे इतना तो यार कॉमन सेंस होता है। और देश के प्रधानमंत्री ये बात बोल रहे हैं, ऑस्ट्रिया के खड़े होके ऑस्ट्रेलिया बोल रहे हैं। तो ये जब हम लोग जैसे लोगों से गलती हो जाए, लोग कहेंगे ठीक है चलो एक साधारण सा प्रोफेसर है, इससे स्लिप ऑफ टंग हो गया होगा। देश के प्रधानमंत्री जो बिना टेलीप्रॉम्प्टर के नहीं बोलते हैं, इससे स्लिप ऑफ टंग कैसे हो गया? अच्छा, वहां जो ऑडियंस है उसको भूल सुधार करना पड़ा, उन्हें कहना पड़ा नहीं ऑस्ट्रेलिया नहीं साहब, ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया, तब उन्होंने ऑस्ट्रिया बोला। अच्छा ये चलिए, गनीमत यह है जो बात से रिस्पॉन्स से मुझे लग रहा था, जो ऑडियंस की मैंने सुनी, ऑडियंस की तरफ कैमरा तो नहीं था, मुझे लगता है सारे हिंदुस्तानी थे और उसमें 90% गुजराती थे, तो इसलिए बात जो है बाहर तक, लेकिन आज तो इंटरनेट का जमाना है, बाहर तक बात चली गई कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में अंतर नहीं पता है, दोनों के बीच में हजारों किलोमीटर की दूरी है। जी निश्चित तौर पे। सर चलते चलते एक अंत में सवाल समझना चाहता हूँ, ममता बनर्जी भी पहुंच रही हैं अंबानी के बेटे की शादी में। कहा यह जा रहा है कि ये उनका ये जाना, चूंकि ऐसे कार्यक्रमों से वो हमेशा दूर रहती हैं, लेकिन वहां वो जा रही हैं। कहा यह जा रहा है कि दरअसल ये शादी में जाना सिर्फ बहाना है, मामला राजनीतिक है। 24 के चुनाव के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि वो इंडिया गठबंधन के किसी एलआई से मिलने जा रही है। खबर यह है कि वो शरद पवार और उद्धव ठाकरे से वहां उनकी मुलाकात होनी है। क्या विधानसभा चुनाव को लेकर के ये तिगड़ी जो है वो कुछ खिचड़ी पकाना शुरू कर रही है वहां पर? क्योंकि आज एमएलसी के चुनाव भी हो रहे हैं वहां पर, एमएलसी के चुनाव को लेकर के भी सरगर्मी बहुत तेज है। देखिए, शरद पवार ने एक और स्टेटमेंट दिया है, आपने सुना होगा, कि ये जो गठबंधन है कांग्रेस का, एनसीपी, शरद पवार का और उद्धव ठाकरे का, ये 220 सीटें जीतेगा। और ये 220 सीटें जीतेगा, उसी दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिर जाएगी। क्योंकि आज के तारीख में महाराष्ट्र के अंदर और हरियाणा के अंदर केंद्र की सरकार गिरने की बात कर रहे हैं। हाँ, केंद्र की सरकार गिर जाएगी। जिस दिन महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में 220 सीटें महाअघाड़ी को मिली और हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनी और 50 सीटें मिली, 55 सीटें मिली, उसी दिन केंद्र की सरकार गिर जाएगी। अभी लोगों को केवल यह समझ में आया है कि बीजेपी कैन बी डेंटेड। ये 2 स्टेट, और बड़े बड़े स्टेट हैं, महाराष्ट्र बहुत बड़ा स्टेट है और सबसे पैसे वाला स्टेट है। महाराष्ट्र को इसीलिए बीजेपी ने कब्जाया था, रेवेन्यू जनरेशन है इसके यहां। एक हैदराबाद में रेवेन्यू जनरेशन है, बेंगलोर में रेवेन्यू जनरेशन है, ये मुंबई के अंदर रेवेन्यू जनरेशन है। बेंगलोर भी कांग्रेस के पास है, हैदराबाद भी कांग्रेस के पास है, केवल मुंबई को इसलिए कब्जाया था कि पैसा है वहां पर। अब आज की स्थिति यह है, इलेक्शन जिस दिन भी होंगे, उस दिन जिस दिन ये अघाड़ी की सरकार बनेगी, उससे पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक मैसेज जाने वाला है कि पार्लियामेंट तो अंगड़ाई थी और ये असेंबली इलेक्शन तो असली लड़ाई है। और जहां जहां विधानसभा के चुनाव होंगे आज के तारीख में, अब एक और देखिए, सुनिए राम प्रकाश जी, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एक प्रस्ताव लाया गया कि मनुवाद को पढ़ाया जाए। अरे क्या मतलब है भाई? देश में संविधान चलेगा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान चलेगा, संविधान हमारी सर्वश्रेष्ठ चीज है, या छूत अछूत कैसे चलेगा, या वर्ण व्यवस्था कैसे चलेगी?
हम सब एक समान हैं, हम सब एक बराबर हैं। तो संविधान अनुसार हम सब एक बराबर हैं। मनुवाद पढ़ा के देश को फिर मनुवाद की तरह ढकेलना चाहते हैं। तो ये उसी प्रकार की घटना है जैसे इनके एमपीज ने कहा था कि 400 सीटें आएंगी हम संविधान बदल देंगे। ये मनुवाद लाके ही संविधान बदलेंगे। जी जी। खैर, अब जो है वो जिस तरीके से स्थिति दिखी है एमएलसी चुनाव में, वो साफ तौर पे उसने सत्ता का जो भाजपा का डर है वो दिखा रहा है। एक तरफ जहां एमवीए महाविकास अघाड़ी ने अपने विधायकों को खुली छूट दे रखी थी कि भैया तुम लोगों को जहां मन करे जाओ, जिसको मन करे वोट करो, वहीं दूसरी तरफ सत्ता में रहते हुए नंबर्स का बड़ा गैप रखने के बाद भी महायुति जो गठबंधन है, भारतीय जनता पार्टी, एनसीपी अजीत पवार और एकनाथ शिंदे का शिवसेना, इन्होंने अपने विधायकों को होटल भेज दिया, होटल में रखा। तो ये स्थिति कहीं ना कहीं दिखा रही है कि क्या कुछ स्थितियां हो रही हैं धीरे धीरे स्टेट्स में भी। अब उस हिसाब से महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव होना है, हरियाणा चुनाव की बात अभी अखिल सर ने की ही है, जम्मू कश्मीर में चुनाव होना है, कोर्ट का आदेश है सितंबर तक आपको चुनाव कराना है। झारखंड में हेमंत सोरेन की वापसी हो गई है, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बन गए हैं। तो ये जो परिस्थितियां हैं वो साफ तौर पे दिखा रही हैं कि भाजपा के दिन बहुत अच्छे नहीं है। अब वो जो अच्छे दिन भाजपा दिखा रही थी, अब उसको अपने अच्छे दिन तलाश करने पड़ेंगे। समय कुछ उस तरफ मुड़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर इन महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए।